चलिए दूसरा टॉपिक हम देखते हैं गुलिक और उर्विक के टॉपिक के क्रम में। तो गुलिक और उर्विक के बारे में हम पढ़ रहे हैं और गुलिक और उर्विक जैसा आपको पता है कि क्लासिकल थिंकर्स हैं। अगली बात हम देखते हैं कि बोलते हैं लाइन और स्टाफ एजेंसी के बारे में वो डिस्कस करते हैं। तो लाइन और स्टाफ एजेंसी क्या है, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। लाइन एजेंसी वो है जो किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने का काम लाइन एजेंसी देखती है, और स्टाफ एजेंसी का काम है प्लान बनाना, पॉलिसी बनाना, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम। और स्टाफ एजेंसी ये काम देखती है, लाइन एजेंसी ये काम देखती है। बेसिकली स्टाफ एजेंसी का काम है लाइन एजेंसी को के काम में, लाइन एजेंसी के काम में स्टाफ एजेंसी का काम है कि वो उसको असिस्ट करे। यानी कि स्टाफ एजेंसी लाइन एजेंसी को असिस्ट करती है ताकि लाइन एजेंसी अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। तो एक एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि पुलिस हेडक्वार्टर है और पुलिस का एक थाना है, पुलिस थाना, ठीक है। तो पुलिस थाना जो है ये लाइन एजेंसी है और पुलिस हेडक्वार्टर स्टाफ एजेंसी है। क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर आप देखेंगे तो प्लान बनाती है कि क्राइम को कैसे कम करना है, रिसर्च करती है क्राइम के ऊपर, फिर उसके अलावा पॉलिसी बनाती है, ठीक है। जो भी जो सर्विलांस है ये काम करने का, फिर उसके अलावा इंटेलिजेंस रिपोर्ट देने का काम, ये सब पुलिस हेडक्वार्टर से होता है। और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पुलिस के थाने पे जो जितने भी पुलिस वाले लोग हैं वो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे काम करते हुए चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पुलिस हेडक्वार्टर का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर के अंदर प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये लाइन एजेंसी है, ठीक है। ही इज द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि लाइन एजेंसी। चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के अंतर्गत होती है, और प्राइम मिनिस्टर को अपने कामों में सपोर्ट करने के लिए होता है प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, ठीक है। पीएमओ सपोर्ट करता है ताकि अपने प्राइम मिनिस्टर अपने कामों को बेहतर तरीके से कर सके, ठीक है। तो सपोज जैसे मान लीजिए कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर ले लें, प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है आपका पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये है स्टाफ एजेंसी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर इज अ लाइन एजेंसी। फिर स्टाफ को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया जनरल स्टाफ, एक हो गया एक्सपर्ट स्टाफ, ठीक है। जनरल स्टाफ का काम है कि प्राइम मिनिस्टर की जितनी भी मीटिंग्स हैं, जनरल चीज़ों में प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करना, ठीक है। उनकी मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, फिर उनके ट्रैवल स्केड्यूल्स बनाना कि कब कहाँ पे प्रधानमंत्री कहाँ पर जाएंगे, फिर उनकी गाड़ी में तेल भर गया कि नहीं भर गया, उनका सूट सिल गया कि नहीं सिल गया, ये सारी चीज़ें, ये जो जनरल चीज़ें हैं वो करने का काम है जनरल स्टाफ का। फिर एक्सपर्ट स्टाफ का काम होता है एक्सपर्ट चीज़ों में प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करना। अब जैसे कोविड का क्राइसिस है, तो कोविड क्राइसिस को किस तरीके से निपटा जा सकता है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स होंगे एक्सपर्ट स्टाफ में। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्सपर्ट्स होंगे। उसके अलावा अगर चीन ने अगर मान लीजिए कि हमला कर दिया है तो वहाँ पर मिलिट्री के एक्सपर्ट्स होंगे जो प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करेंगे कि भाई आपको इस समस्या से किस तरीके से निपटना है, ठीक है। तो जो टेक्निकल कामों में, इसको टेक्निकल स्टाफ भी कहते हैं, एक्सपर्ट स्टाफ को टेक्निकल स्टाफ भी कहा जाता है। तो टेक्निकल चीज़ों में, ठीक है, टेक्निकल चीज़ों में मदद करने का काम एक्सपर्ट स्टाफ करता है। और जनरल जो रूटीन काम है, ठीक है, जिसको कहते हैं जनरल स्टाफ का काम है रूटीन कामों में मदद करना, ठीक है। तो ये हो गया जनरल स्टाफ और एक्सपर्ट स्टाफ। चलिए अब इसको देखते हैं। तो लाइन एजेंसी जो वो होती है जो ग्रास रूट लेवल पे किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करती है। स्टाफ एजेंसी वो है जो लाइन एजेंसी को मदद करती है। स्टाफ का मतलब है मदद करने वाला, असिस्ट करने वाला, हेल्प करने वाला, ताकि लाइन एजेंसी अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। स्टाफ एजेंसी का जो काम होता है वो
एडवाइजरी नेचर का होता है, एडवाइस करने का काम होता है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्शन या ऑर्डर नहीं दे सकता, वो एडवाइस कर सकता है कि प्रधानमंत्री जी आपको ये करना चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री जी बस वो एडवाइस कर सकता है कि भाई रडार अंधेरे में भी काम करता है, रडार बादलों के उस पार भी काम करता है। अब ये प्राइम मिनिस्टर जी के ऊपर है कि वो मानते हैं कि अंधेरे में भी रडार काम करता है कि नहीं करता है, या बादलों के में भी रडार काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कि वो उस बात को मानते हैं या नहीं मानते, ठीक है। तो स्टाफ एक्सपर्ट्स का काम होता है टोटली किसी भी चीज़ को जानना, उसको सोचना, उसकी प्लानिंग करना, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टाफ के पास खुद की कोई अलग से पावर नहीं होती, बट दे हैव अथॉरिटी ऑफ आइडियाज। दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, इसको याद रखिएगा। दे हैव अथॉरिटी ऑफ आइडियाज, ठीक है, क्योंकि उनको सारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होती है, उनके पास नॉलेज ज़्यादा होती है, रिसर्च, पॉलिसी, ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास बेहतर तरीके से होती है। तो उस नॉलेज के बेसिस पे वो लाइन एजेंसी को ऑर्डर दे सकते हैं, लाइन एजेंसी को कंट्रोल और कमांड कर सकते हैं, ठीक है। और स्टाफ का काम होता है कि टू रिलीव टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम बर्डनसम डिटेल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का जो बर्डनसम काम है उसकी हेल्प, उस काम को, उसमें उस काम को करने में जो मदद हो सकती है वो स्टाफ करता है। अब प्रधानमंत्री जी को आना जाना सब कुछ है, अगर वही सारी चीज़ें वो ध्यान रखने लगे तो नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री को कब कहाँ जाना है, कब किससे मिलना है, क्या बात करनी है, ये सारी चीज़ें करने के लिए उनके पास एक सपोर्टिंग स्टाफ होता है, तभी जाके प्रधानमंत्री जी इतना सारा काम कर पाते हैं। सेम कोई बड़ी कंपनी होती है तो उसमें सीईओ के पास भी उसका सेक्रेटरी होता है, और उसके पास और भी स्टाफ होता है जो उसकी मदद करता है, ठीक है, ताकि सीईओ जो है, जो ऊपर का आदमी है, वो इंपॉर्टेंट कामों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस कर सके, न कि ये देखना कि भाई गाड़ी में उसके तेल भरा है कि नहीं भरा है, उसकी गाड़ी की सर्विसिंग हुई कि नहीं हुई, उसका कपड़ा प्रेस हुआ कि नहीं हुआ। अगर इन सब चीज़ों में वो अगर अपना टाइम वेस्ट करने लगेगा तो फिर वो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो ये हो गया लाइन स्टाफ एजेंसी का डिफरेंस। फिर होता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल में उर्विक कहते हैं कि एक आदमी कैन डायरेक्टली वर्क फॉर जितने भी 5 से 6 लोग हैं, मैक्सिमम उतने ही सबऑर्डिनेट्स अपने अंडर रख सकता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी कि एक आदमी कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, उसे कहा जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। जैसे मान लीजिए कि ये डी है, ठीक है, डी नहीं, मान लीजिए कि ये सुपीरियर है, इनका नाम रखते हैं एस, ए बी सी और डी। तो उर्विक का कहना है कि मैक्सिमम एक सुपीरियर अपने अंडर 5 से 6, ठीक है, टोटल 6 लोगों को ही कंट्रोल कर सकता है, उससे ज़्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। इसको कहते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल। यानी कि इन्फ्लुएंस करके, एक सुपीरियर इन्फ्लुएंस करके अपने अंडर कितने लोगों को कंट्रोल कर सकता है, उनके कामकाज को कोऑर्डिनेट कर सकता है, उनके ऊपर निगरानी रख सकता है, उनके ऊपर विजिलेंस रख सकता है, वो मैक्सिमम 6 लोग ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, ऐसा मानना है उर्विक का, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि ग्रेकुनाज करके एक थिंकर थे, उन्होंने ही ये फॉर्मूला निकाला था। ये जो 5 से 6 वाला जो फॉर्मूला है वो ग्रेकुनाज ने ही निकाला था, ठीक है। वो ये कहते हैं कि हालांकि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अर्थमेटिकली बढ़ते हैं, लेकिन जो उनके ऊपर सुपरविजन चाहिए वो मल्टीप्लाई होता है। अब ये कैसे होता है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक सुपीरियर है, उसके अंडर काम करने वाले हैं ए, बी और मान लीजिए कि सी। अब सुपीरियर को कौन कौन सी चीज़ें देखनी है कि सुपीरियर का ए के साथ क्या रिलेशन है, सुपीरियर का बी के साथ क्या रिलेशन है, सुपीरियर का सी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। ये 3 रिलेशन हो गए। उसके अलावा सुपीरियर को ये भी देखना है कि ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, बी का सी के साथ क्या रिलेशन है, फिर ए का सी के साथ क्या रिलेशन है। तो आप देख सकते हैं कि सुपीरियर को 6 अलग अलग चीज़ों को यहाँ पर 3 और 3 6 अलग अलग रिलेशनशिप को मैनेज करना है। अगर हम सी से एक और एम्प्लॉय यहाँ पर डाल दें डी, तो अब देखिए कि
यहाँ पर सुपीरियर को अभी डी के साथ, डी को भी मैनेज करना है, ए का रिलेशन हो गया अभी डी के साथ, फिर बी का रिलेशन हो गया डी के साथ, फिर सी का रिलेशन हो गया डी के साथ। ठीक है, आप देख रहे हैं कि कैसे सिर्फ एक एम्प्लॉय बढ़ाने पे 4 नई चीज़ों को एस को कंट्रोल करना है। तो इसी वजह से कहते हैं ग्रेकोनार कि भले ही हमने एक एम्प्लॉय यहाँ पर बढ़ाया, अर्थमेटिकली हमने एक एम्प्लॉय बढ़ाया, लेकिन आप देख रहे हैं कि 4 और नई चीज़ें करनी पड़ गई, 4 और नए रिश्तों को कंट्रोल करना है एस को, जिसको कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा होगा, उसी के बेसिस पे ये फॉर्मूला ग्रेकोनाज ने निकाला है। ठीक है, तो ये 3 तरीके के रिलेशन, डायरेक्ट सिंगल रिलेशन, डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन। ये डायरेक्ट सिंगल रिलेशन हो गया, एस का डायरेक्ट सबके साथ रिश्ता, फिर डायरेक्ट ग्रुप रिलेशन, फिर एस का, ठीक है, एस का ग्रुप के साथ रिलेशन। अब ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, ये सबका रिलेशन एस के साथ जुड़ गया, तो ये हो गया ग्रुप के साथ रिलेशन। फिर क्रॉस रिलेशन भी हो गया। तो अलग अलग रिलेशंस की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बात आती है कि ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो 3 अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है लीडरशिप। ठीक है, अगर कोई अच्छा लीडर है तो वो ज़्यादा लोगों को, वो हो सकता है 1 2 3 4 5, हो सकता है कि 6 लोगों को कंट्रोल कर सके अगर लीडर अच्छा है तो। अगर लीडर अच्छा है तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मान लीजिए लीडर बुरा है तो वो इतने लोगों को संभाल नहीं पाएगा। ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ 3 लोगों को संभाले, तो उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा वो कम होगा। तो लीडरशिप क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, स्पैन यानी कि फैलाव, उसका कंट्रोल का फैलाव कितना है। फिर दूसरी चीज़ है कि काम रूटीन वर्क है या नॉन रिपीटेटिव वर्क है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक माचिस बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है, अगर एक माचिस बनाने की फैक्ट्री है तो वो रूटीन काम है, पिछले कई 100 साल से हो सकता है कि वहाँ पर माचिस बनाई जा रही हो, तो उस केस में एक सुपीरियर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर माचिस बनाने की जगह पे, ये हो गया मैच स्टिक, अगर माचिस बनाने की जगह पे अगर यहाँ पे मिसाइल बनाने की कंपनी है, की फैक्ट्री है, तो वहाँ पर सुपीरियर ज़्यादा लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीज़ें नॉन रिपीटेटिव हैं। मिसाइल क्योंकि बहुत जल्दी उसमें चेंजेस आते हैं, कोई क्रूज मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, बहुत अलग अलग टाइप की मिसाइल्स होती हैं और जिसका बनाने का तरीका अलग अलग होता है, यानी कि काम जो है नॉन रिपीटेटिव है। तो जब नॉन रिपीटेटिव काम होगा तो स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कम होगा। फिर एक और फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल को, कि ऑर्गेनाइजेशन पुरानी है या नहीं है। अगर पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होगा, अगर पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होगा, अगर नई ऑर्गेनाइजेशन है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल कम होगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं। जो सीनियर होगा अपने जूनियर को बेहतर तरीके से जानता है, सबकी नस नस से वो वाकिफ़ होता है, तो इस वजह से चूँकि वो सब लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं, समझते हैं, तो एक दूसरे को अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस और कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्पैन ऑफ कंट्रोल। अगला गुलिक और उर्विक कहते हैं देयर शुड बी वन टॉप एग्जीक्यूटिव इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ही आदमी होना चाहिए। इससे क्या होगा, यूनिटी ऑफ लीडरशिप आएगी। यूनिटी ऑफ लीडरशिप, इससे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी आएगा। ठीक है, जैसा कि फेयोल ने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात की थी, वही सेम है, वन टॉप एग्जीक्यूटिव यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जैसा ही है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए बहुत सारे सुपीरियर हो जाएं, बहुत सारे टॉप एग्जीक्यूटिव बन जाएं, तो फिर क्या होगा, वो रावण जैसा हाल हो जाएगा। उसमें 10 सर वाले रावण का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, एक सर कुछ और बोलेगा, दूसरा सर कुछ और बोलेगा। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, वो ऑर्गेनाइजेशन 10 सिर वाले रावण की तरह होगी। उसका कौन सा दिमाग काम कर रहा है, कौन सी चीज़ करनी है, किसी को कुछ पता नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक देश में जब यूपीए की सरकार थी तो वहाँ पर 2 अलग अलग प्रधानमंत्री थे। ठीक है, मनमोहन सिंह अलग प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी अलग प्रधानमंत्री थी, तो देयर वाज नो यूनिटी ऑफ लीडरशिप इन यूपीए। ठीक है, अगर हम एनडीए की बात करें तो यहाँ पर मोदी जी हैं। ठीक है, सिंगल आदमी, वैसे भी सिंगल हैं और प्राइम मिनिस्टर भी सिंगल हैं, तो इस वजह से देयर इज अ यूनिटी ऑफ लीडरशिप इन प्रेजेंट गवर्नमेंट।
ठीक है। तो इसके लिए गुलिक और उर्विक ने कहा था, देयर शुड बी वन टॉप एग्जीक्यूटिव, होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी हेडेड बाय वन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एक ही आदमी होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन को हेड करे। इसके फायदे क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये होता है कि यूनिटी ऑफ प्लान, मल्टीपल प्लान नहीं होंगे, यूनिटी ऑफ प्लान। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा। लेस कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन नहीं होगी एम्प्लॉयज़ के अंदर कि भाई क्या प्लान है, क्या डायरेक्शन है, क्या करना है। ठीक है, फिर फास्ट डिसीजन मेकिंग, फिर अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी। अगर एक ही आदमी एग्जीक्यूटिव है तो वो उसको अकाउंटेबल बनाना, कुछ भी अगर देश में गलत होगा तो लोग उंगली उठा सकते हैं मोदी जी की कि मोदी की गलती है। अगर मान लीजिए मोदी जैसे 4 अलग अलग होते तो फिर किसके ऊपर उंगली उठाते? ठीक है, तो कभी ऐसा कोई सवाल आया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी सीएम वाला, तो यहाँ पर आप ये बात, ये पॉइंट रख सकते हैं। ठीक है, जो जीएस पबाइट का पेपर 2 है उसमें डिप्टी सीएम के ऊपर हो सकता है कभी सवाल आ जाए, या हो सकता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सवाल आ जाए। तो वहाँ पर आप, कई बार कहा जाता है कि पेपर 2 में आपको पेपर 1 की थियरीज का इस्तेमाल करना होता है, तो वहाँ पर आप इस थियरी को लिख सकते हैं कि डिप्टी सीएम, और अगर डिप्टी सीएम अगर हम रखेंगे जैसा कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर 2 डिप्टी सीएम हैं, एक दिनेश शर्मा है और एक केशव मौर्य शायद नाम है उनका। तो वहाँ पर यूनिटी ऑफ लीडरशिप नहीं आएगी, वहाँ पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं आएगा, इससे डिसीजन मेकिंग में डिले भी होगा। फिर अगला पॉइंट कहते हैं कि करस्पॉन्डेंस ऑफ अथॉरिटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलरेडी मैंने फेयोल वाले चैप्टर में ये बता दिया है कि अथॉरिटी, अगर किसी इंसान को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए तो उसके साथ साथ उसको अथॉरिटी भी दी जानी चाहिए ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सके। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं आपको जिम्मेदारी दूं, ठीक है, अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूं कि आपको अपने छोटे भाई की एजुकेशन के ऊपर उसको कंट्रोल करना है और उसके करियर में उसको गाइड करना है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी कि आपको अपने छोटे भाई है उसको करियर में गाइड करना है, लेकिन आपको अथॉरिटी कुछ नहीं दी गई। ठीक है, अब अथॉरिटी नहीं होगी तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अपने छोटे भाई को आप कुछ बोलेंगे वो करेगा ही नहीं, तो इस वजह से अथॉरिटी भी दी जाती है। अगर आपको किसी को कंट्रोल करने को दिया जाता है तो आपको ये अथॉरिटी भी दी जाती है कि अगर वो काम ना करे तो आप उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकें। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी जरूरी है, और अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपके पास पावर ही पावर हो लेकिन कोई जिम्मेदारी ना हो, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे कि अगर यूके के किंग की बात करूं, एम्प्रेस की बात करूं, तो उसके पास अथॉरिटी है लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये काम नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस ऑफ अथॉरिटी विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर गुलिक और उर्विक ने टाइमिंग के ऊपर भी एम्फसाइज किया था। ठीक है, गुलिक और उर्विक का कहना है कि मैनेजमेंट के लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, किसी भी मैनेजमेंट पॉलिसी के लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन तो इवॉल्व हो रही है समय के साथ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन समय के साथ इवॉल्व होती है, इस वजह से ज़रूरी है कि मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ को भी समय से इवॉल्व होने की आवश्यकता है। ठीक है, उनका कहना है कि टाइम का स्ट्रैटेजिक और मोरल इम्पॉर्टेंस होता है। इस वजह से अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो गवर्नमेंट मस्ट प्लान एंड वर्क ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग। सही टाइमिंग होनी चाहिए किसी भी काम को करने की। ऐसा नहीं कि जब मन किया तो लॉकडाउन लगा दिया, जब मन किया तो आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, जब मन किया तो आपने कुछ भी कर दिया। टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सेम वे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको सही समय के हिसाब से, समय की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और समय के हिसाब से अपने आप को चेंज भी करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उसका हाल नोकिया जैसा हो जाता है। समय के हिसाब से आप नहीं बदलेंगे, अभी भी दुनिया एंड्रॉयड पे जा रही है, आप सिम्बियन चला रहे हैं तो नोकिया की तरह आप भी डूब जाएंगे, या सोनी टीवी जैसा भी हाल हो सकता है, या कोडक कैमरा। बहुत सारे ऐसी केस स्टडीज़ हैं जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने समय से अपने आप को नहीं ढाला, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। ठीक है,
तो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वजह से गुलिक और उर्विक ने टाइमिंग को ध्यान मैनेजर को कहा है कि मैनेजर शुड ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू टाइमिंग, और ऑर्गेनाइजेशन को समय के हिसाब से जो जो बाहर की दुनिया में बदलाव हो रहे हैं उस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी बदलाव करने ज़रूरी हैं, नए डिसीजंस लेने ज़रूरी हैं, तभी जाके कोई ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम कर पाएगी और वाइबल रह पाएगी। चलिए, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।